करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से आर डी शर्मा क्लास 9th। ये ट्रायंगल चैप्टर है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है और इसमें टोटल क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज में हैं आपके 11 क्वेश्चंस। 11.1 एक्सरसाइज भी है और 11 क्वेश्चंस टोटल दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में और काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, सो एक एंगल दे दिया है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले ट्रायंगल बना लेना चाहिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पहले। ओके, सो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया और इसमें हम लिख लेते हैं ए, यहाँ बना लेते हैं। अच्छा, 120 बोला है ये, इसका मतलब हमने ट्रायंगल गलत बना दिया। सो हमें ट्रायंगल बनाना चाहिए था कुछ इस तरीके से। रुक जाइए, हम करते हैं कुछ ऐसा, फिर यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ये 120 लगेगा कुछ, या ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। ये है आपका ए बी सी। तो एंगल ए कह रहा है कि ये जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है। एंड ए बी इक्वल टू ए सी, और जो ए बी लेंथ है मतलब ये लेंथ वो इस लेंथ के इक्वल है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो आपको ये एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है, मतलब एंगल बी और एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं कि इक्वल साइड्स जो होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल्स opposite to equal sides in a triangle are equal। तो इक्वल होते हैं, मतलब कि हमें यहाँ पर मिला है, सिंस हमें मिला है कि ए बी जो है ना वो इक्वल है ए सी के, ऐसा बताया गया है। तो ए बी के सामने वाला एंगल मतलब एंगल सी, इट इम्प्लाइज दैट ए बी के सामने वाला एंगल सी कौन सा एंगल है, एंगल सी है। एंगल सी इक्वल होगा एंगल बी के, ऐसा हमें मिल गया। क्योंकि ए सी के अपोजिट कौन सा है, देखिए ए सी यहाँ है, इसके अपोजिट ये एंगल बी है। तो ये दोनों इक्वल मिल गए हमें इससे। अब बोला है कि फाइंड एंगल बी एंड सी, तो इनको फाइंड करना है। तो लेट सपोज दैट, सो यहाँ कर लेंगे लेट एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एक्स। मान लीजिए दोनों एक्स हैं। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या करेंगे, एंगल ए आपका दिया हुआ है यहाँ पर, तो इम्प्लाइज लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाता है 120 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल बी और एंगल सी दोनों को आपने एक्स माना है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब आपको केवल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिखिए 120 डिग्री प्लस ये दोनों ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। आपको केवल x की वैल्यू निकालनी है, तो 120 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो आप लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 180 माइनस 120। अब यहाँ पर x निकाल सकते हैं आप, x इक्वल टू यहाँ माइनस करिए पहले 120, तो ये आपका आ जाएगा 60/2, ये कटेगा तो मिलेगा 30। इसका मतलब हैंस एंगल C इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो आपके ये दोनों एंगल्स जो हैं जो कि नहीं पता थे वो आ गए 30 डिग्री, मतलब ये भी होगा 30 और ये भी होगा 30। एक और बात है, हम कैसे ये समझेंगे कि हमने ये सही किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 120 है, 30 को ऐड करिए 120 में, आ जाएगा 130, 120 प्लस 30 इज 150, 150 प्लस 30 इज 180। तो टोटल सम कितना आ गया, 180 आ गया ना। तो मतलब कि हमने करेक्ट किया है, तीनों को सम करने पर क्या मिल रहा है, 180 मिल रहा है। तो वी आर राइट।
इन ट्रेंगल ए बी सी, इन दिस ट्रेंगल इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल दिया हुआ है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये डिनोट करेगा कि ये दोनों इक्वल हैं। एंड एंगल बी इज इक्वल टू 70 दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। फाइंड एंगल ए, आपको एंगल ए फाइंड करना है। तो ठीक है, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी 70 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लॉजिक हम पहले लिख लेंगे। तो वी हैव, हमें मिला क्या है कि एंगल बी जो है वो 70 डिग्री है, और हमें ये भी पता था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। यदि ए बी ए सी के बराबर है तो आप लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल सी, है ना। इट इम्प्लाइज यदि एंगल बी 70 है तो एंगल सी भी हो जाएगा 70। तो हमें मिल गया एंगल सी 70, एंगल बी 70, तो ये दोनों 70 मिल गए। आपको फाइंड करना है एंगल ए, सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। सो इट इम्प्लाइज एंगल ए आपका नहीं पता, आपको ये फाइंड करना है, और एंगल बी आपका 70 है, एंगल सी भी 70 है, इक्वल टू 180। आपको केवल एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस ये 70 माइनस 70, है ना। तो इन दोनों को यदि हम ऐड करके इसमें माइनस करेंगे तो 7 140 होता है, 140 हो जाएगा, और 140 माइनस 180 इज 40 एक्चुअली। इसका मतलब कि एंगल ए आपका आ गया 40 डिग्री। तो हेंस एंगल ए इज इक्वल टू 40 degree. This is your answer in figure 11.35. So this is the figure 11.35. I have not written it, but let's write it. Figure 11.35. So in this figure, AB is equal to AC. So AB is equal to AC. Okay, so this length is equal to this length. Okay. सो ये बताइए, ये दोनों यदि इक्वल होंगे तो इनके बेस एंगल्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, तो ये x होगा तो ये भी x ही होगा, राइट। एंड एंगल ए सी डी इजक्वल टू 105, सो ए सी डी ये बाहर वाला एंगल है 105 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए सी, तो बी ए सी आपको ये एंगल फाइंड करना है, व्हाट इज दिस एंगल, ठीक है। तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे ये x, कैसे फाइंड करेंगे x, तो ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ये जो एंगल x है और ये 105 है, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। सो सिंस वी कैन राइट सिंस एंगल ACB, you can write angle ACB plus angle ACD, angle ACD, okay. So ACB हमने लिखा ये वाला एंगल, और ACD इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, कह सकते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, और लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180, दैट्स वाई हमने लिख लिया। इट इम्प्लाइज यदि ऐसा है तो हम इसको माने थे x, तो हम चाहते हैं कि चलिए ऐसे लिखते हैं, कोई बात नहीं, हम एंगल ACD लिख लेते हैं, ACB प्लस ACD की वैल्यू दी हुई है 105, लिख लेंगे 105, 180 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से आप ACB निकाल सकते हैं, एंगल ACB will be equal to 180 माइनस 105। यदि 180 में से 105 माइनस करते हैं तो मिलेगा आपको, आई थिंक 100 गायब हो गया, यहाँ से 75 मिलेगा। तो ACB आ गया, मतलब ये 75 डिग्री आ गया। अब ये बताइए, ये यदि x है तो ये भी x है, इसका मतलब कि 75 होगा ये भी, यहाँ पर लिख लेंगे वो बात। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ABC, right? This angle is ABC. Angle ABC is also 75. और रीजन लिख लेंगे since angles opposite to equal sides
आर इक्वल। तो रीजन आपको लिखते रहना है हर जगह, क्योंकि ये रीजन लिखेंगे तभी आप लेजिटिमेट सॉल्वर समझे जाएंगे। नहीं तो लोग सोचेंगे कि, या सर सोचेंगे जो भी आपके जो चेक करेंगे आपकी कॉपी, वो सोचेंगे कि आपने ऐसे ही कर लिया है, आपने कैसे लिख लिया ये। तो रीजन लिखना जरूरी है और इससे आपका लॉजिक बिल्ड होता है। ठीक है, तो एंगल ए बी सी 75 आ गया। अब इस ट्रेंगल में दो एंगल्स मिल चुके हैं तो एक एंगल निकल जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल। सो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, यू कैन सी एंगल सम प्रॉपर्टी। सो नाउ इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए आपका नहीं पता, आपको ये फाइंड करना है, प्लस एंगल बी आपको पता है 75 है, एंगल सी आपका 75 है, इक्वल टू 180। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए का मतलब क्या हो गया, एंगल बी ए सी। देखिए एंगल ए लिखिए या फिर एंगल बी ए सी लिखिए या फिर सी ए बी लिखिए, ऑल आर सेम। ओके, सभी इसके नेम हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 75, और 75 को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे। तो 75 प्लस 75 यहाँ पे और माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 75 प्लस 75 इज 150। 150 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 30। मतलब ये जो एंगल है ए वो 30 डिग्री होगा। लिख सकते हैं यहाँ पर कि हैंस एंगल बी ए सी, एक्चुअली एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना लिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, यही तो होता है इसका मतलब। ठीक है, यदि ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं तो इनका जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। पहले हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे, उसके बाद इसके एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का? जब आप एक साइड को ना एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर BC को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दीजिए और यहाँ पर एरो बना दीजिए, और ये जो एंगल होगा ना इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, और इसको हमने प्रोड्यूस किया है तो फिर इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे की तरफ। मतलब CA को प्रोड्यूस कर दीजिए थोड़ा सा आगे तक, तो ये जो एंगल बनेगा ये है दूसरा वाला एक्सटीरियर एंगल, और हम फिर AB को प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे, तो ये जो यहाँ पर बना ये एंगल ये है आपका एक्सटीरियर एंगल दूसरा। तो हमें इन्हीं एंगल्स को फाइंड करना है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं। ठीक है, मतलब हमें पता पहले से है, आप पढ़े हुए हैं कि 60 डिग्री होता है, बट कैसे होता है ये फाइंड करना है। ठीक है, सो लिखेंगे इन द फिगर we can see that AB, AB is equal to BC, हमें ये पता है, राइट? AB is equal to BC is equal to CA। क्यों पता है, इतना कैसे लिख सकते हैं आप? सिंस ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, सो हम इतना लिख सकते हैं। अब ये बताइए, हमने पढ़ा है कि कोई इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर इसका ये तीनों इक्वल हैं, तो इसके इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, जो कि ये तीनों होंगे, वो तीनों भी इक्वल होंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, है कि नहीं? तो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आप सिंस opposite angles of equal sides are equal। ये आपका हो गया रीजन।
तो ये तीनों आप इक्वल कर लिए, तो तीनों जब इक्वल कर लिए तो कितना होगा ईच वैल्यू, तो हमें फाइंड करना होगा। तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ना यहाँ पर एंगल ए को और एंगल बी को और एंगल सी को मान लीजिए एक्स, मान लीजिए कि ऑल एंगल्स आर एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 3x इक्वल टू 180। यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x इक्वल टू 180/3, और 3 से कटाएंगे तो 3 6 18, 60 हो जाएगा। मतलब कि आपको मिल जाएगा 60 डिग्री, मतलब ईच इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। सो हमें मिल गया कि ईच एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें मिल गया कि ए बी सी इंटीरियर एंगल्स मिल गया। हमें फाइंड करना है ना एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ पर पहला जो एक्सटीरियर एंगल होगा, इस यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं कुछ, यहाँ ले लेते हैं सी ई, ओके, ए डी और बी एफ ले लेते हैं, दैट्स इट। ओके, हमें फाइंड करना है ये एंगल, मतलब कि ए सी ई फाइंड करना है। तो आप जानते हैं ये 60 डिग्री मिल चुका है, तो लीनियर पेयर एंगल्स होंगे ये दोनों ना, तो लीनियर पेयर एंगल्स से आप इसको निकाल लेंगे। सो यूजिंग लीनियर पेयर एंगल्स वी कैन राइट एंगल ए सी बी, देखिए एंगल ए सी बी प्लस, देखिए ए सी बी कौन सा था, ए सी बी ये वाला एंगल 60 डिग्री वाला, फिर उसके बाहर वाला देखिए ए सी ई प्लस एंगल ए सी ई इक्वल टू 180 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं। लीनियर पेयर एंगल्स मतलब क्या होता है कि दोनों जो एंगल्स हैं वो एक ही लाइन पर बने हैं, एक ही लाइन पर बने हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। लिखेंगे कि दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। अब ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं तो इनका सम 180 होगा, तो एक एंगल पता हमें है ये वाला 60 है, तो दूसरा निकल जाएगा। तो ए सी ई इजकल टू ये होगा 180, तो ये हो जाएगा एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 60, जो कि होगा 120। तो ये 120 जो आया ना, ये सिमिलरली सबका सेम आएगा। ये 120 यदि आया है तो ये भी 120 ही होगा और ये भी 120 होगा। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल सबका 60-60 है। तो जब आप निकालेंगे ये लीनियर पेयर एंगल से सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा। यहाँ पर उसी बात को लिख लेंगे, सिमिलरली एंगल, इसका नेम होगा क्या, इसका नेम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डी ए बी। डी ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 120 डिग्री, एंड एंगल इसका नेम होगा सी बी एफ। एंगल सी बी एफ इज ऑल्सो 120 डिग्री। तो लिख सकते हैं आंसर लास्ट में कि हेंस इच एक्सटीरियर एंगल in an equilateral triangle is 120 डिग्री। तो ये आपका आंसर है 120 डिग्री। ओके, दिस इज डन। इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड्स, सो यदि बेस को बोथ साइड्स में प्रोड्यूस कर दें, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर। तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, मतलब कि यदि हम इनको प्रोड्यूस कर दें तो यहाँ जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, ये दोनों इक्वल होंगे। किसमें? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस को हम जब एक्सटेंड करेंगे तब। तो इसको प्रूव करना है ना, यहाँ पर प्रूव करना है आपको। तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका एक अलग होगा। पहले लिखते हैं हम इसमें ना, इस तरह के प्रॉब्लम्स में लिखते हैं गिवन। पहले लिखेंगे गिवन, मतलब प्रूव करना हो तो पहले लिखिए गिवन, फिर लिखिए टू प्रूव, फिर लिखिए प्रूफ। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस अच्छा रहता है, ठीक है। तो गिवन में क्या है, यहाँ हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें ये पता है। ओके, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
इसका मतलब कि यदि आइसोसेलेस होगा तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। इसका मतलब कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ये भी गिवन ही है, बात वही है, सेम चीज लिखा मैंने, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि देखिए एक्सटीरियर एंगल्स सो फार्म्ड, तो मतलब कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो इसका नेमिंग लेना पड़ेगा ना, नेम लेना पड़ेगा। तो ए बी यहाँ ले लेते हैं डी और ए सी यहाँ ले लेते हैं ई, तभी तो एंगल का नेम लिख पाएंगे। तो प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी वो इक्वल होगा ए सी ई के, एंगल ए सी ई। तो आपको इन दोनों एंगल्स को प्रूव करना है कि इक्वल हैं, तो हमने लिख दिया टू प्रूव दिस, दोनों एक्सटीरियर एंगल्स को हमें इक्वल दिखाना है। चलिए अब करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम जो गिवन है ना उसका यूज करेंगे, तो लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। और ये क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि ये गिवन है, इसका रीजन होगा गिवन है। इट इम्प्लाइज दैट, सोचिए अभी दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल है, मतलब ये वाला, ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। इसका मतलब कि जो ये वाला एंगल है वो यदि x है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x ही होगा। तो लिखेंगे वही चीज़, इस एंगल का नाम लिखिए ए बी सी। सो इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों लिख सकते हैं, और यदि इक्वल हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस, ये दोनों इसलिए होंगे क्योंकि दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, ठीक है। इक्वल साइड्स ये दोनों हैं, इन दोनों के अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों एक्स एक्स होंगे, इक्वल होंगे। हमने ये दोनों लिख लिया, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। हमें प्रूव करना है ना कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला वो और ये वाला ये दोनों बराबर होंगे, तो अब हम वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ना हम ऐसा लिख लेते हैं, इसको ओके ये मैच हो जा रहा है, ओके। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ दोनों इक्वल हैं x के, ठीक है, क्योंकि दोनों हमने यहाँ पर x लिखा ही हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इसका यूज़ करना है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स जो है ना लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर एंगल्स में सम कितना होता है, 180 होता है। तो सिंस लिख सकते हैं ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना होगा, 180 होता है। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो यहाँ लिख लेंगे लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर एंगल्स है, इसलिए हम इतना कर लिए। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी डी आपको निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको हम अच्छे से थोड़ा सा लिखते हैं, ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी हमने माना है एक्स, है ना, तो एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, इक्वल टू 180। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये 180 माइनस एक्स हो गया, हमने फाइंड कर लिया है ये वाला वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे ये वाला एंगल। यदि हमारा ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड करूं और इतना ही मिल जाए तो मैं कहूँगा कि बोथ आर इक्वल, बोथ एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो नाउ सिंस, अब लिख सकते हैं सिंस एंगल, देखिए ए सी ई, एंगल ए सी ई प्लस एंगल, इसका नेम लिखिए ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180, और इसका भी रीजन सेम है, क्या, दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये सेम लाइन पर बने हुए हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए सी ई आपको निकालना है, प्लस ए सी बी पता है। देखिए ए सी बी ये एंगल एक्स है, हमने फाइंड किया था, यहाँ पर लिखा भी है ए सी बी इजक्वल टू एक्स, और एंगल ए बी सी इजक्वल टू एक्स इजक्वल टू 180।
तो एंगल ए सी यहाँ से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे तो आएगा एंगल ए सी ई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 180 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये भी 180 डिग्री माइनस एक्स आया था, ये भी 180 माइनस एक्स डिग्री आया है। तो फ्रॉम दिस एंड दिस लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये बस लिखने का तरीका है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट हियर दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। तो ए बी डी जो है वो ए सी ई के बराबर है, हमें यही प्रूव करना था, राइट? टू प्रूव दैट ए बी डी इज इक्वल टू ए सी ई, तो वी हैव प्रूव्ड इट, हेंस प्रूव्ड। सो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्या दिया हुआ है, फिर टू प्रूव क्या प्रूव करना है, प्रूफ में क्या कैसे करेंगे। अब देखिए टू प्रूफ में डायरेक्टली नहीं लिखा था कि इतना एंगल इज इक्वल टू इतना एंगल, लेकिन हमने ऐसा बनाया क्योंकि जो प्रूव करना है, यदि आपको पहले से पता है कि हाँ ये प्रूव करना है तो हमें ऐसे एंगल लेकर के इसको यही प्रूव करना है दोनों को इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना होगा। तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए आप इसका नेम लेना ही पड़ेगा, इसलिए हमने ये लिखा टू प्रूव इक्वल टू इतना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है? करें इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो हमने एक पी क्यू आर ट्रायंगल बना लिया है। करें कि इफ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, सो ये जो पी क्यू है, पी क्यू वो क्यू आर के बराबर है। तो हमने ये समझ लेना है कि ये दोनों बराबर है, गिवन है। करें कि एल एम और एन आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द साइड्स पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी रिस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि जो एल है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, जो एम है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है, और जो एन है वो पी आर का मिड पॉइंट है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जो पहले है, जैसे एल यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब कि वो पी क्यू का मिड पॉइंट है। ये जो एम है सेकेंड वाला, वो सेकेंड वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो क्यू आर का है। और वैसे एन जो है, एन वो आर पी का है मिड पॉइंट। करेंगे प्रूव करिए एल एन इज इक्वल टू एम एन। हमें एल एन को एम एन के बराबर करना है। तो देखिए एल एम और एम एन इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। इसका मतलब कि यदि मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, ये है आपका एल एन, इसको और इसको दोनों को इक्वल हमें शो करना है। इन दोनों को इक्वल शो करने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि कौन से दो ट्रायंगल्स में ये दोनों आते हैं। तो ये वाला आता है इस वाले ट्रायंगल में, और ये वाला आता है इस वाले ट्रायंगल में। तो इन दो ट्रायंगल्स को यदि हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे बाय सिंप्लिसिटी। तो ऐसे हम सोचेंगे। तो इसका मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं ना कि ये दो ट्रायंगल्स में बात करते हैं बस, इसमें और इसमें। तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि हम किस ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको हाईलाइट करें तो ये हो गया एक ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, और थोड़ा सा जो ग्रीन कलर में ये दिख रहा है, इन्हीं दोनों को इक्वल दिखाना है हमें, ठीक है? तो ये बाहर जा रहा है, ओके। सो ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है? अब ये दो ट्रायंगल्स हैं और इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना हमें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या हमें पता है, पहले गिवन लिखेंगे। लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में क्या है? तो गिवन में है पी क्यू इजक्वल टू क्यू आर। पहला चीज पी क्यू इजक्वल टू क्यू आर, और आप देखोगे पी क्यू इजक्वल टू क्यू आर है और एल और एम क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो इससे हमें कुछ मिलेगा, उसको हम बाद में लिखेंगे। और क्या गिवन है? और गिवन है कि जो एल एम एन है वो मिड पॉइंट्स है, इसके इसके और इसके। इसका मतलब कि लिख सकते हैं यहाँ पर कि एल एम एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स
तो पहले लिखेंगे आप पी क्यू, जो यहाँ लिखा है वही लिखना है आपको। सो पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर एंड आर पी। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये गिवन में है। अब लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव हमें करना है ये चीज, एल एन इजकल टू एम एन, लिख लेंगे एल एन इजकल टू एम एन। तो एल एन इजकल टू एम एन आपको इक्वल दिखाना है, ये दोनों को इक्वल शो करना है। अब करते हैं टू, अब करते हैं प्रूफ। एक्चुअली टू प्रूफ हमने लिख लिया, अब प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ प्रूफ करने में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें बस देखना है कि कौन से 3 क्राइटेरियाज मिल जाए। देखिए क्राइटेरिया कितना होता है, दो ट्रेंगल्स में यदि आप एस ए एस देख लें, मतलब दोनों ट्रेंगल्स में आपको एक साइड मिल गया, एंगल मिल गया एक बीच में, और एक और साइड मिल गया, तो वो कांग्रुएंट हो जाएंगे। एक होता है क्राइटेरिया एस एस एस, यदि तीनों साइड्स मिल जाते हैं तो वो हो जाएगा कांग्रुएंट। या फिर आपको मिल जाता है ए एस ए, मैंने एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रेंगल्स में एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया बीच में, फिर एक और एंगल मिल गया। एक और होता है ए ए एस, मतलब कि दो एंगल्स मिल जाए लगातार, फिर एक साइड मिल जाए, तब हो जाएगा कांग्रुएंट। एक होता है आर एच एस, मतलब एक मिल जाए राइट एंगल, एक मिल जाए हाइपोटेनस, दोनों का मतलब हाइपोटेनस मिल जाए, दोनों का राइट एंगल मिल जाए, और एक साइड मिल जाए कोई भी, तो वो ट्रायंगल हो जाएंगे कांग्रुएंट। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक लगेगा, और जो लगेगा उसके हिसाब से, जो दिया हुआ है यहाँ पर, उसके हिसाब से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तब हम जो फाइंड कर सकते हैं उसके हिसाब से सोचेंगे कि क्या लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं। अभी हम देखिए क्या मिलता हमें है, तो समझिएगा ध्यान से। ये n इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, है ना, n इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो पहले लिखेंगे कि जिन ट्रेंगल्स में हमें कांग्रुएंट दिखाना है उसको लिख लेंगे इन ट्रेंगल एल पी एन। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं एल से, एल पी एन, तो देखिएगा एल पी एन जा रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यदि इसको इस ट्रेंगल का नाम लिखना होगा तो लिखेंगे एम आर एन। ठीक है, तो मतलब कि हम उसी सीक्वेंस में लिखते हैं ना जिस तरीके से हम कांग्रुएंट करना चाहते हैं। तो ट्रेंगल एल पी एन एंड ट्रेंगल एम आर एन, तो हमने इन दो ट्रेंगल्स को लिख लिया। अब इन दोनों में क्या क्या मिलता है वो सारा लिखना स्टार्ट करेंगे। पहली चीज मिलेगी n इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस पी आर, तो क्या करेंगे पी एन इजकल टू आर एन लिख सकते हैं। तो पी एन इजकल टू आर एन, ऐसा क्यों होगा, रीजन है कि n इज द मिडिल पॉइंट, n इज द मिडिल पॉइंट ऑफ पी आर, दैट्स इट। तो एक हमने साइड मिल गया हमें, अब हमें एंगल ढूंढना है। एक एंगल ढूंढने के लिए आप देखेंगे पी क्यू इजकल टू क्यू आर दिया हुआ है ना, देखिए पी क्यू इजकल टू क्यू आर, तो लिखेंगे कि यदि ये पी क्यू इजकल टू क्यू आर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस एंगल हो गया ना। फिर तो आइसोसेलेस एंगल्स में जो इक्वल एंगल्स होते हैं, जैसे पी क्यू बराबर है क्यू आर के, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब ये वाला एंगल और इसके अपोजिट वाला ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो डायरेक्टली हम इसको एंगल को लिख लेंगे। तो एंगल क्या लिखेंगे, क्यू पी, अच्छा हाँ इसमें लिखना है ना, इस एंगल का नाम इस ट्रेंगल में लिखना है, तो लिखेंगे एल पी एन, एंगल एल पी एन इज इक्वल टू एंगल एम आर एन। ठीक है, देखिए एम आर एन, तो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्या रीजन होगा, सिंस रीजन ये होगा कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, सिंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, and we know that opposite angles of equal sides are equal। ठीक है, ये हो गया लॉजिक हमारा। हमें मिल गया क्या, देखिए हमें साइड मिल चुका है, ये दोनों मिल चुके हैं, और ये एंगल मिल चुका है। एक और चीज मिलनी चाहिए, तो हम सोच रहे हैं कि ये साइड मिल जाए, एल एफ एल पी और एम आर, ये दोनों कैसे मिलेंगे। तो ये पी क्यू इजक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू इजक्वल टू क्यू आर, तो लिखेंगे सिंस पी क्यू इजक्वल टू क्यू आर, और इट इम्प्लाइज दैट, यदि हम इन दोनों का हाफ ले लें,
मतलब हाफ ऑफ पी क्यू दोनों तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। लेकिन हाफ ऑफ पी क्यू क्या होगा, देखिए पी क्यू का हाफ क्या होगा, केवल इतना, यहाँ से लेकर के इतना ही होगा ना हाफ, क्योंकि एल इज द मिडिल पॉइंट। यहाँ पर भी क्यू आर का जो हाफ होगा वो क्या होगा, तो क्यू आर का हाफ होगा वो होगा इतना, केवल एम आर होगा। दिस इज द हाफ। सो हम लिखेंगे यहाँ पर इट इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ पी क्यू इज एल पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर इज एम आर। तो अब हमें ये थर्ड वाला साइड मिल चुका है, ये साइड इक्वल हो गया इस साइड के। तो अब लिख देंगे यहाँ पर, देखिए क्या मिला हमें, पहले मिला यहाँ पर, हम यदि इसको हाईलाइट करें तो देखिए साइड मिला पहले, फिर मिला एंगल, फिर मिला यहाँ पर साइड। तो साइड एंगल साइड, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि बाई एस ए एस कांग्रुएंसी क्राइटेरियन और यहाँ पर आप लिख लेंगे बाई एस ए एस कांग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल, ये एल पी एन जो ट्रायंगल है जो हमने लिया था एल पी एन, वो कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एम आर एन के, एम आर एन। अब ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी क्या लिख सकते हैं, इतना इजकल टू इतना, तो ये एल एन इजकल टू एम एन, जो हमें प्रूव करना था एल एन इजकल टू एम एन, वो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर एल एन इजकल टू एम एन, और यहाँ पे रीजन देंगे सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना इन दो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स के, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, करस्पॉन्ड करते हैं। देखिए ये दो क्यों करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि इन दोनों का करस्पॉन्डिंग इसलिए बोलेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए ये दोनों साइड्स, ये और ये दोनों करस्पॉन्ड कर रहे थे, ये दोनों इक्वल है ना, जो इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल्स में वो दोनों करस्पॉन्डिंग बोले जाते हैं। तो ये दोनों करस्पॉन्ड कर रहे थे, ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के बराबर हो गया था, तो ये भी करस्पॉन्ड कर रहे थे। तो रिमेनिंग साइड कौन सा था, यही तो था, ये दोनों करस्पॉन्ड करेंगे और ये दोनों इसीलिए इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो मैंने यहाँ पर एक ड्रा कर लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC और उसके मीडियंस को भी ड्रा कर लिया हूँ। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब कि वो लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे बोलते हैं मीडियन। तो AC का मिडिल पॉइंट E है, AB का मिडिल पॉइंट F है और BC का मिडिल पॉइंट D है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला देखिए AD जो है ना मीडियन है, BE एक मीडियन है, CF क्या है, एक मीडियन है। तो यहाँ प्रूव करना है आपको कि मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब कि आपको प्रूव करना है AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, बस यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिख दीजिए आप गिवन क्या है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे गिवन। दिया क्या हुआ है, पहले यहाँ दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यही तो दिया हुआ है ना कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू प्रूव क्या करना है, सो अब प्रूव क्या करना है ये हम लिखेंगे यहाँ पर। तो प्रूव करना हमें है कि मीडियंस इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। तो मीडियन यहाँ पे क्या हमने ड्रा किया है AD, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है। AD इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है CF, AD इज इक्वल टू B करते हैं BE, AD इज इक्वल टू BE और BE इज इक्वल टू फिर CF करना है। ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ये प्रूव करना हमें है। अब लिखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हम केवल ना दो मीडियंस को लेंगे और देखेंगे कि वो दो मीडियंस कौन से दो ट्रायंगल में लाई करते हैं।
है ना, क्योंकि हमें कांग्रुएंसी लगानी है। कांग्रुएंसी का कंसेप्ट लगा करके हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दो ट्रेंगल्स, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला ट्रेंगल यदि हम AD को लेते हैं ना, तो हम ये वाला ट्रेंगल कंसिडर करेंगे पहले। देखिए यहाँ से यहाँ, फिर ये और फिर ये ट्रेंगल में AD है, राइट। अब हम क्या करेंगे, AD को BE बनाना है ना, तो देखेंगे कि BE जो ट्रेंगल है, BE जो मीडियन है, वो किस ट्रेंगल में लाई करता है। तो ये ऐसे करके यहाँ इसमें लाई करता है, राइट। तो इसको हम अलग से कर देते हैं ऐसे, तो ये ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे है, और ये लाइन सेगमेंट मिला देते हैं ऐसे। तो आपको दिख रहा है दो ट्रेंगल्स, ये आपको BE मिल रहा है BEC में, और ये जो ट्रेंगल में यहाँ मिल रहा है ADB, है ना। ये ट्रेंगल का नाम क्या रखेंगे, ADB, और या फिर आप ऐसे रख सकते हैं ABD, है ना। और इसमें रख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट करिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और इसका नाम रख सकते हैं BCE, राइट। BCE एंड ABD, इन दो ट्रेंगल्स का हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वही हमें सोचना है, चलिए करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल, देखिए हमने ट्रेंगल ये लिया है ABD, तो हमने इस वर्टेक्स से स्टार्ट किया जो कि एकदम मीडियन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें देखिए कि मीडियन का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो B है, तो B से स्टार्ट करेंगे BCE, इन ट्रेंगल BCE। ऐसा सीक्वेंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे ना, तो ये जो करस्पॉन्डिंग इसमें साइड्स होते हैं वो इक्वल ऑटोमेटिकली दिखने लगते हैं। जैसे AB इजक्वल टू BC होता है, फिर BD इजक्वल टू C हो जाएगा, फिर DA इजक्वल टू EB हो जाएगा। ऐसे ऑटोमेटिकली हम पा जाते हैं जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर लेंगे तब, ओके, अभी नहीं। तो हम इतना हो गया। अब हम इन दोनों ट्रेंगल्स में कुछ फाइंड करेंगे, और यहाँ पर आप बहुत सारे क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरियाज हैं। आप कोई भी एक लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि SAS लगा सकते हैं, SSS लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर गिवन में क्या है और कैसे आप अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। फिर है आपका AAS, फिर है आपका AAS है, फिर ASA है, ASA, फिर आपका लास्ट में RHS है, ठीक है। इन पांचों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं हम। चलिए देखते हैं कौन सा एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो सबसे पहले इन दो ट्रेंगल्स में ध्यान से देखिए, ये जो BC है वो AB के बराबर है, BC इजक्वल टू AB, क्योंकि ये साइड्स ऑफ द इक्विलेटर ट्रेंगल है कि नहीं। तो इसको पहले लिख लेते हैं BC इजक्वल टू AB। सो हम पहले AB लिखेंगे, AB इजक्वल टू BC। तो आप देख रहे हैं यहाँ ट्रेंगल का नाम मैंने लिखा है, तो AB यहाँ भी है और यहाँ BC है, इसीलिए ये सीक्वेंस हम देखेंगे ना तो सही रहेगा, कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो AB इजक्वल टू BC, यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रेंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रेंगल आर इक्वल, बस इतना ही। तो AB इजक्वल टू BC मिल गया हमें। अब हमें कुछ और ढूंढना है फिर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पे कुछ कलर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, और आप देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग ट्रेंगल्स में हैं। मतलब इसको मुझे ग्रीन में करना चाहिए था। यदि मैं इसको ग्रीन में करता हूँ, देखिए ध्यान से, तो क्या मिलेगा। तो हम इसको रेड में कर लेते हैं, ये रेड वाला है क्योंकि ये रेड वाले ट्रेंगल में है ना, तो मैंने इसको रेड वाले हाईलाइट किया रेड से, ठीक है। और एक जो ट्रेंगल है, एक जो एंगल मिलेगा वो ये मिलेगा, और ये एंगल ग्रीन वाले ट्रेंगल में है, तो हम इसको ग्रीन बना लेते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे। आप जानते हो रीजन क्या है इसमें, बताइए रीजन क्या है इसमें, क्यों ये दोनों इक्वल होंगे, आपको सोचना है पहले। मैं यहाँ पे अभी कलर कर रहा हूँ, ओके। अब ये दोनों इक्वल होंगे, ये इस ट्रेंगल में ये ग्रीन वाला एंगल मतलब एंगल C, और इस वाले रेड वाले में ये वाला एंगल B, दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रेंगल है, और इक्विलेटर ट्रेंगल में ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों 60 60 होंगे ही ना, तो दोनों में एक और मिल गया हमें,
पहली बार साइड मिला था, ये साइड, अब इस साइड के साथ ये एंगल मिल रहा है, तो अब लिखते हैं उस एंगल का नाम। इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, ए बी डी। तो लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। तो डेफिनेटली यहाँ पे यदि हम ए बी डी एंगल ले रहे हैं तो बी सी ई लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसका क्या रीजन हो जाएगा, बोथ इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, बोथ इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें एक और चाहिए, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो अब कैसे फाइंड करेंगे, जो रिमेनिंग है, देखिए ध्यान से, ये जो बी सी है ना वो ए बी के बराबर है। तो यदि बी सी ए बी के बराबर है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, और यदि बी सी बराबर है ए बी के, बी सी किसके बराबर है, ए बी के, तो यदि हम इनका हाफ कर दें तभी बराबर होंगे ना। और जब हाफ करेंगे, हाफ ऑफ बी सी, तो क्या मिलेगा, ये बी डी मिलेगा, और बी डी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। क्या मिलेगा, देखिए ए बी को देखेंगे तो ए बी का हाफ होगा ये बी एफ, तो इक्वल टू बी एफ मिल जाएगा। मतलब देखिए बी डी इक्वल टू बी एफ मिल गया, तो बी डी इक्वल टू बी एफ। ये दोनों एंगल्स, दोनों जो साइड्स हैं वो अलग अलग ट्रेंगल के साइड्स हैं। बी डी जो साइड है वो रेड वाले ट्रेंगल का है, ए बी डी का, बी डी देख रहे हैं ना, बी डी रेड वाले का है। मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये रेड वाले का है, और ग्रीन वाले में ये है, ये वाला पार्ट ग्रीन में है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा सॉरी ये पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट है ना, तो ओ हमने उल्टा ले लिया फिर तो, सॉरी कोई बात नहीं है, हमें हमें लेना चाहिए था बी सी और ए सी। देखिए बी सी और ए सी क्या है, बी सी और ए सी ये दोनों इक्वल है, तो इनका हाफ लेंगे तो हमें मिलेगा। ओहो, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो चलिए, कभी कभी होता है ऐसा, मैं सोच रहा था कि कैसे, देखिए यहाँ पर ए सी इजक्वल टू बी सी होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बी सी इजक्वल टू ए सी, है ना। कोई भी दो साइड से लेना है तो इस साइड को और इस साइड को लेंगे तभी तो ये मिलेगा और ये मिलेगा, तो हमें वही ढूंढना है बस। अब बी सी का हाफ करेंगे और ए सी का हाफ करेंगे, तो देखिए बी सी का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी का हाफ बी डी लिख सकते हैं यहाँ पे बी डी, और हाफ ऑफ ए सी का हाफ करेंगे तो ई सी मिल जाएगा, है ना, ई सी, या लिख सकते हैं सी ई, है ना, सी ई लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप बी डी लिखने पर बी डी लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे सी ई। ओके, तो ये हमें मिल गया, ये दोनों मिल गए, ये और ये, मतलब सॉरी ये और ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये और ये इक्वल हो गए तो एक और साइड मिल गया हमें, इसी बात को यहाँ लिखना है। चलिए, तो इसका नेम क्या होगा, पहले इसको लिखते हैं, बी डी इजक्वल टू, लिखेंगे हम यहाँ पर कि बी डी इजक्वल टू सी ई, और ये इसलिए इक्वल होगा क्योंकि बी सी इजक्वल टू ए सी होता है, क्योंकि बी सी इजक्वल टू ए सी होता है, और इसका हम हाफ कर देंगे, इट इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ बी सी करेंगे तो इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी, और इट इम्प्लाइज दैट बी डी इजक्वल टू सी ई, बी डी इजक्वल टू सी ई। तो हम यही बात लिखे हैं यहाँ पर रीजन में, तो रीजन में आपको जरूर लिखना है। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई, कौन कौन, देखिए ध्यान से यहाँ पर, एक मिल गया साइड, फिर मिल गया एंगल, फिर मिल गया साइड। तो हमें इन दो ट्रेंगल्स में, जो कि ये ग्रीन वाला एक ट्रेंगल है और ये रेड वाला एक ट्रेंगल है, तो रेड वाले में ये मिला है और ग्रीन वाले में ये मिला है साइड, और एक एंगल ये वाला मिल गया और एक एंगल ये वाला मिल गया, और एक और साइड मिला है वो है बी सी, एक ग्रीन वाले में बी सी मिला है और रेड वाले में ये मिला है ए बी। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए। अब इसके द्वारा हम लिख सकते हैं कि बोथ आर कांग्रुएंट, लिखेंगे सो बाई SAS congruency criterion triangle
इसका नाम लिखेंगे ए बी डी। तो ये ट्रेंगल ए बी डी इज कांग्रुएंट टू ट्रेंगल बी सी ई, बी सी ई। तो ये दोनों कांग्रुएंट हो गए। अब इसको मैं कलर कर दूं क्या? मतलब ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए कि ये कौन सा मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ पहले, जैसे यहाँ से ये रेड वाला है, और रेड वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेड का है। सो ये रेड का पार्ट है, ठीक है, रेड वाला ये है। और यदि ग्रीन का दिखाऊं आपको, तो ग्रीन वाला इसी पर ओवरलैप कर रहा है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन वाला है। तो ग्रीन और रेड दोनों सम पार्ट में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा अजीब दिख सकता है, बट आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि ये वाला ट्रायंगल ग्रीन वाला और ये रेड वाला, ये दोनों कांग्रुएंट हैं। हमने ये प्रूव कर लिया। अब हमें यहाँ से अब इससे क्या मिल जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल दिखा सकते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो साइड है बी ई, वो मीडियन है, और ये किसका पार्ट है, ग्रीन का। और ये जो ये वाला है, देखिए ए डी, ये जो ए डी है ये ग्रीन वाले में है ना, और ये दोनों करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे ए डी इजक्वल टू बी ई, मिल गया। क्या लिख लेंगे, ए डी इजक्वल टू बी ई। और यही तो प्रूव करना था हमें कि ए डी इजक्वल टू बी ई, और इतना इजक्वल टू सी एफ भी प्रूव करना था। तो पहले इसको लिखते हैं, पहले इसको हम सिंस, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं सी पी सी टी। सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये एडी इक्वल टू बी मिल गया, दो साइड्स मिल गए, दो मतलब मीडियंस मिल गए, तो तीसरा वाला सिमिलरली हम कर लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर सिमिलरली, यदि मान लीजिए हम ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और फिर ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो हम इन दोनों को कर लेंगे प्रूफ। तो बस ट्रायंगल को चेंज तो करना है बस। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि बी इजक्वल टू सी एफ। It implies that AD is equal to BE is equal to CF, we can prove, okay। तो यदि सिमिलरली हम इतना प्रूव कर देंगे तो इट इम्प्लाइज दैट AD is equal to BE is equal to CF हो सकता है, hence proved। मैंने आपको दोबारा नहीं प्रूव करना फिर से, आप बस सिमिलरली लिख दीजिए यहाँ पर, यदि दूसरा वाला पार्ट जो करना है, क्योंकि सेम तरीके से हम करेंगे, एस लगाएंगे, जो यहाँ पे हम सोच रहे थे वैसे वहाँ सोचेंगे। तो मैं आपको यदि दिखाना चाहूँ कि कौन से दो ट्रायंगल, नेक्स्ट वाले दो ट्रायंगल्स की किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से। एक ट्रायंगल होगा आपका ये वाला, तो इसको मैं कर लेता हूँ इस वाले से। देखिए एक ट्रायंगल आप ले सकते हैं, ये एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। दूसरी बार लेंगे तो ये वाला लेंगे, उसके बाद जो दूसरा लेना है वो ये लेंगे, ये वाला ये ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं, फिर से नो प्रॉब्लम। यदि इसको ले लेंगे तो ये होगा कॉमन, और ये मतलब आप देख लीजिए किसको लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ऐसे ही करेंगे सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 इन फिगर 11.36, सो यही आपका फिगर है 11.36। ए बी इजकल टू ए सी, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, एंड बी डी एंड डी बी इजकल टू डी सी। देखिए डी बी इजकल टू डी सी है। फाइंड द रेशियो एंगल ए बी डी इज टू एंगल ए सी डी। तो ए बी डी मतलब आपको इस एंगल की बात की जा रही है। यदि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ इसको, तो आपकी बात की जा रही है इस वाले की, कि मैं इसको ये वाला एंगल जो है, इसका आप यदि एंगल निकालेंगे और इसका निकालेंगे, दोनों का रेशियो, तो वो क्या आएगा, वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो एंगल ए बी डी। तो इस एंगल का और इस एंगल का जो मेज़र होगा ना, उनके मेज़र का रेशियो निकालिए। जैसे मान लीजिए कि 60 एक आ गया 70, तो 60/70 करेंगे, यही कह रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हमें रेशियो निकालना है, इसका मतलब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका मतलब। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में
इन ट्रायंगल, पहले बात करते हैं बी डी सी में। इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी इजकल टू डी सी, और यू कैन से राइट डी बी इजकल टू डी सी, ये दिया हुआ है। इन ट्रायंगल दिस डी बी इज इक्वल टू डी सी। तो यदि डी बी इजकल टू डी सी है तो इनके अपोजिट एंगल्स, मतलब इस साइड का अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल, और इस वाले साइड का अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, है कि नहीं। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम। यदि ये इक्वल है, इट इम्प्लाइज दैट, इसका एंगल का नाम लिखेंगे डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, डी सी बी। और ये दोनों इक्वल हैं तो इनको मान लीजिए कि दोनों x के इक्वल हैं, क्योंकि दोनों को हमने x मान लिया, यहाँ पर दिखा रहे हैं भी है। तो ये क्यों होगा ऐसा, रीजन लिख लेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, दिस इज अवर रीजन, इसलिए हमने इसको x मान लिया। अब ये ए बी इजकल टू ए सी भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सेम लॉजिक लगाएंगे, ए बी इजकल टू ए सी दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ए बी इजकल टू ए सी, तो लिखेंगे कि ए बी इजकल टू ए सी है, तो ए बी इजकल टू यदि ए सी है तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल, अब ये बड़ा वाला एंगल लेंगे हम, एंगल बी और एंगल सी, है ना। तो एंगल बी का एंगल एंगल बी ही लिखते हैं, या फिर ए बी सी लिख सकते हैं, ओके। तो एंगल ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, और इन दोनों को मान लेते हैं कि ये y है, ओके, इसको हम y मान लेते हैं। तो ये पूरा एंगल जो इतना है उसको y मान लेते हैं, और यहाँ पर भी ये जो पूरा बड़ा एंगल बना है उसको y मान लेते हैं, और ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। अब हमें जो रेशियो निकालनी है वो निकालनी है किसकी, ए बी डी का, ए बी डी और ए सी डी का। तो ये बताइए ये छोटा एंगल कैसे आएगा, जब y में से x माइनस करेंगे, है कि नहीं, जब y में से आप x माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो वही हम काम करेंगे। सो निकालेंगे हम एंगल ए बी डी पहले। सो नाउ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, देखिए ए बी डी हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, y माइनस एक्स, लिख लेंगे y माइनस एक्स, यही तो होगा ना ए बी डी। अब यहाँ पे निकालना चाहेंगे हम क्या, ए सी डी, एंगल ए सी डी। अब बताइए ए सी डी क्या होगा, y माइनस एक्स, ये पूरे में से ये छोटा सा एंगल माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये छोटा सा मिलेगा। तो हम करेंगे फिर से यहाँ पर वही चीज़, y माइनस एक्स, तो ये दोनों के रेशियो निकालने हैं, फिर तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, यही तो करना है ना, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो एंगल ए बी डी अपॉन एंगल ए सी डी मस्ट बी इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन y माइनस एक्स, और ये दोनों कट सकते हैं और आ जाएगा 1/1, और इसी को लिख सकते हैं 1:1, तो आपका रेशियो आ गया 1:1। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बनाया है और ये राइट एंगल्ड है एट ए, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल है, और कह रहा है ना कि इसके इक्वल एंगल्स का मेजर बताओ। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये दो साइड्स को हमने मान लिया कि ये इक्वल है, क्योंकि हाइपोटेनस तो इक्वल हो नहीं सकता ना, तो ये दोनों इक्वल हैं। यदि ये और ये इक्वल हैं तो हमें बताना है कि इसका और इसका मेजर क्या होगा। तो कोई बात नहीं, ये दोनों तो इक्वल ही होंगे, इन दोनों को मान लीजिए x और इसको भी मान लीजिए x। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि फ्रॉम दिस ट्रायंगल अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस ये जो एंगल है x प्लस 90, दिस शुड बी इक्वल टू 180, है कि नहीं।
यदि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 माइनस कर देंगे उधर ट्रांसपोज करके 180 माइनस 90 और आपको मिल जाएगा यहाँ से x इक्वल टू ये आ जाएगा 90/2 और 2 से कटेगा ये मिलेगा 45. तो मीन्स each of the equal angles are 45 degree. So each of the equal angles of the given isosceles triangle are 45. आर नहीं लिखना चाहिए था, इज 45 राइट, इज 45 डिग्री. दैट्स इट, दिस इज आंसर. तो ये आपका आंसर है, ये 45 होगा और ये भी 45 होगा. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 10. तो ध्यान दीजिएगा, इन फिगर 11.37 तो आपका ये फिगर वही है. पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर. कह रहा है कि पी, यहाँ से आप देख रहे होंगे, यदि हम ये ले लें, यस, यहाँ से देखिए पी क्यू आर एस ये आपका स्क्वायर है. यदि ये स्क्वायर होगा तो इससे इंस्टेंटली आपको क्या मिल जाएगा, इससे मिलेगा कि ये जो एंगल है पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर एंड एंगल एस, ये दोनों, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे. और ये साइड होगी इसके बराबर, इसके बराबर और इसके बराबर, मतलब ये चारों साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में. अब कह रहा है कि एस आर टी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो देखिए एस आर टी का एक साइड ये स्क्वायर का ही साइड है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा क्योंकि इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल. और एक और बात आप जानते हैं कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, और ये कितना होगा, 60 डिग्री. इसका मतलब कि इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल पता चल गया है, ये वाला एंगल है ना, 60 + 90 150 एंगल है पूरा ये. चलिए खैर हमें पता चल गया है, ये काम पड़ेगा यहाँ पर टी क्यू आर निकालने के लिए. तो चलिए अब हम पी टी इक्वल टू क्यू टी, ये पी टी इक्वल टू क्यू टी प्रूव करना है. इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बात करेंगे और इस वाले ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल्स को यदि हम कांग्रुएंट दिखा दें तो ये दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इसके, तो हो जाएगा कांग्रुएंट, ये मतलब इक्वल मिल जाएगा. चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. पहले पहले आप जानते हैं क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है. तो गिवन में लिखेंगे दिस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज स्क्वायर, और उसके बाद जो है एस आर टी, ट्रायंगल एस आर टी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, हमें करना क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव लिख देंगे यहाँ पर. हमें प्रूव करना है, फर्स्ट वन इज पीटी को दिखाना है क्यूटी के इक्वल, फर्स्ट है. सेकेंड हमें फाइंड करना है वैल्यू, प्रूव नहीं करना, खैर टी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करना है 15 डिग्री. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से. तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ. ठीक है, प्रूफ में हम ये दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला है ना, एस पी टी. तो इन ट्रायंगल एस पी टी एंड ट्रायंगल, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आर से, आर क्यू टी. ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या मिल जाएगा डायरेक्टली. तो देखिए एक तो एंगल, ये एक तो साइड मिल गया है एस पी इक्वल टू आर क्यू. तो लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली एस पी इक्वल टू आर क्यू, और इसका रीजन क्या होगा, सिंस ये एस पी इक्वल टू आर क्यू इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये साइड्स ऑफ द स्क्वायर है. लिख देंगे साइड्स ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस.
और आप जानते हैं कि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इसीलिए हम ये लिख देंगे रीजन। इसके बाद देखिए ये साइड मतलब टी एस, जो टी एस है वो टी आर के बराबर है, तो टी एस इज इक्वल टू टी आर। तो इसमें भी लिखेंगे दीज आर, अच्छा ये इसके पहले ना हमें एंगल लिखना चाहिए था, इसके पहले मैं एंगल लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके पहले हमें एंगल ये मिल गया ना इक्वल, देखिए ये दोनों एंगल, तो हमने पहले इन दोनों को प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल हो गए, फिर हम इन दोनों को बाद में करेंगे, बट पहले एंगल ले लेते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो कितना लिखेंगे, लिखेंगे एंगल, इस एंगल का नाम होगा टी एस पी, एंगल टी एस पी इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम लिखेंगे टी आर क्यू, एंगल टी आर क्यू, बोथ आर इक्वल। क्या लिखेंगे इसका रीजन, इसका रीजन होगा बोथ आर 90 प्लस 60 दैट इज 150, ये तो रीजन होगा मेन। चलिए, तो बोथ आर 150 डिग्री। और तीसरा रीजन होगा टी एस इजक्वल टू टी आर, क्यों होगा, क्योंकि दीज आर साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो दीज आर साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड टी एस आर टी, ओके, ट्रायंगल एस आर टी। सो हमने तीन यहाँ पर रीजन्स के साथ यहाँ पर लिख लिया है, तीन कंडीशंस, और यहाँ पर पहला मिला है साइड, पहला हमें मिला साइड, फिर एंगल, फिर साइड। इसका मतलब कि साइड एंगल साइड से मतलब ये साइड मिला है, फिर ये एंगल मिला है, फिर साइड मिला है। इसमें भी देखिए साइड मिला, फिर ये एंगल मिल गया, फिर साइड मिल गया, तो एस है, एस प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, लिख देंगे बाई एस ए एस congruency criterion by SAS congruency criterion triangle SPT, यहाँ पे हमने लिया था SPT is congruent to triangle RQT। अब ये दोनों congruent हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इट इम्प्लाइज दैट ये जो देखिए PT जो है, PT इस ट्रायंगल में PT और इस ट्रायंगल में QT, ये दोनों करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर PT इज इक्वल टू QT। और क्यों होगा, बिकॉज ऑफ CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, C मतलब करस्पॉन्डिंग, P मतलब पार्ट्स ऑफ कांग्रुवेंट, इसका इसी का मतलब होता है कांग्रुवेंट, कांग्रुवेंट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों कांग्रुवेंट ट्रायंगल्स हैं, तो ये दोनों उसी के तो पार्ट हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट यदि होंगे तो वो दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए PT इज इक्वल टू QT लिख दिया मैंने। तो पहला हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट इज प्रूफ्ड, PT इज इक्वल टू QT। नाउ ये हमें फाइंड करना है, चलिए ये फाइंड करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। इस ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, ये सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल TRQ, इस ट्रायंगल में ध्यान से समझिएगा, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, है ना। देखिए सिंस TR इज इक्वल टू RQ, TR इज इक्वल टू RQ, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये वाला स्क्वायर था, लेकिन ये भी एक कॉमन था इस वाले ट्रायंगल में, तो ये जितना था उतना ये भी हो गए, तो ऑल साइड्स हो गए, सारे इक्वल हो गए थे, इसीलिए TR इज इक्वल टू RQ, ये गिवन है, तो हम सकते हैं कि गिवन है या हमने पहले ही इसको प्रूव किया हुआ है। तो TR इज को RQ होने की वजह से ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल एंगल्स के अपोजिट एंगल्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स, मतलब ये RQ के अपोजिट, मतलब इस साइड के अपोजिट वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल, वो इस वाले साइड के अपोजिट एंगल जो है ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे, कहने का मतलब ये है। तो मतलब कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस एंगल, यदि ये एंगल x होगा तो ये एंगल भी x होगा, ठीक है। सो ये दोनों इक्वल हैं, इट इम्प्लाइज दैट एंगल, इसका नाम लिखेंगे अब, तो इसका नाम होगा RTQ
एंगल आर टी क्यू मस्ट बी इक्वल टू एंगल, इसका नाम लिख सकते हैं आर क्यू टी, आर क्यू टी। तो ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को माना गया है एक्स डिग्री, ठीक है, हमने मान लिया एक्स डिग्री ये है। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए अब हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180 इन अ ट्राइंगल, ओके। सो एंगल आर टी क्यू प्लस, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इतना नहीं लिखना चाहते, आप लिख लीजिए कि x प्लस एक्स, क्योंकि ये वाला x है तो ये भी x होगा, और ये है प्लस 90 प्लस 60, ये कितना है, ये 90 है, इतना पार्ट 90 है और ये 60 है, तो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना होगा 180। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2x प्लस, यहाँ मिलेगा यदि 1 ऐड करेंगे तो 150 इक्वल टू 180। अब हम यहाँ पे 2x निकाल लेंगे, 2x इक्वल टू 180 माइनस 150 जो कि आ जाएगा 30, और 30 यदि आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 30/2 और कटेगा तो 15 मिल जाएगा, x इक्वल टू 15 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर तो यही था ना, देखिए टी ऊपर है, टी क्यू आर इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो हमने फाइंड कर लिया, तो हैंस प्रूव्ड, hence yeah, both are proved, actually both we have found, so it is done, okay। क्वेश्चन 11, so क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर 11.38 AB is a line segment, so AB आप देख रहे हैं, AB is a line segment, P and Q are points on the opposite sides of AB, so AB के opposite sides में P एक पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, such that these points are in such a way that each of them is equidistant from the points A and B। तो ये पॉइंट P जो है ना वो A से और B से इक्विडिस्टेंट है, इक्वी मतलब कि बराबर, डिस्टेंट मतलब कि दूरी पर, इक्वल दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, ये मतलब कि इतना इक्वल टू इतना होगा, इसीलिए यहाँ पर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे बनाई गई है, और Q पॉइंट भी इक्विडिस्टेंट है A और B से, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं, ए बी ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। अब कह रहा है कि सो करिए कि लाइन पी क्यू, जो लाइन पी क्यू है, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो प्रूव करना है कि पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या आपको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है और सी जो है ना वो मिडिल पॉइंट है, सी क्या है, मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी तभी आप बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू ए बी को कर रहा है, तो इस सी पॉइंट पर 90 डिग्री बनना चाहिए, मतलब ये पूरा 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तभी कहा जाएगा। और एक और कंडीशन होना चाहिए कि जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट मिडिल पॉइंट होना चाहिए इसका, मतलब ए बी का मिडिल पॉइंट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ए बी का ये जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, हमें ये 90 डिग्री भी दिखाना है और हमें इस सी पॉइंट को ए बी का मिड पॉइंट भी दिखाना है, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी भी प्रूव करना है। अब ये दोनों कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। क्वेश्चन समझना पहली बात होती है, अब करते हैं यहाँ से प्रूव, ठीक है। पहले लिखेंगे गिवन क्या है, तो इसका कलरेशन, ओके यहाँ पे कलर लेते हैं। गिवन, इसमें गिवन क्या है, गिवन है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये दिया हुआ है ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी लिख देते हैं, और ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, और ये भी दिया हुआ है कि ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये दोनों गिवन है और कुछ भी नहीं दिया, बस इतना ही दिया हुआ है। अब कह रहा है टू प्रूव, अब करेंगे यहाँ पर क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब इससे दो बातें प्रूव करनी है। करना क्या है कि दिस एंगल ए सी पी एंगल, या फिर लिख लेता हूँ मैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, ठीक है।
प्रूव करना है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब दो चीज़ें प्रूव करनी है। फर्स्ट, अब इसी के आगे लिख लेते हैं कि क्या प्रूव करना है। एक्चुअली प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। या तो ये एंगल प्रूव कर दो 90 डिग्री, या ये एंगल प्रूव कर दो 90 डिग्री। कोई ना कोई एक एंगल इसमें से 90 होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि परपेंडिकुलर है। ये तो 90 डिग्री होना चाहिए परपेंडिकुलर। उसके बाद सेकेंड, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी प्रूव करना है। ए सी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, ए सी इज इक्वल टू बी सी क्यों प्रूव करना है? क्योंकि हमें ये दिखाना है कि सी इज द मिडिल पॉइंट। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो सी को मिडिल पॉइंट दिखाओगे, मतलब ए सी इजकल टू बी सी जब दिखाओगे तभी तो चलेगा ना कि वो मिडिल पॉइंट है सी। तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रूफ। इन दोनों को प्रूव करने के लिए हमें सोचना होगा इस तरीके से। पहले हम ना, देखिए, इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल करेंगे, इक्वल दिखाएंगे, और इनको भी, इसको और इसको भी इक्वल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वही हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि कैसे दिखा सकते हैं इन दोनों को इक्वल और इन दोनों को इक्वल। पहले आप इस ट्रेंगल में, मतलब कि ये जो ट्रेंगल है, ये वाला, ये जो ट्रेंगल है और ये जो ट्रेंगल है, इन दोनों को कांग्रुएंट करिए, इन दो ट्रेंगल्स को। तो इन दोनों को कांग्रुएंट्स करेंगे, कांग्रुएंट दिखा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, है ना। चलिए, बहुत आसान है करना इसको, तो लिख देते हैं इन ट्रेंगल ए पी क्यू, इन ट्रेंगल ए पी क्यू एंड ट्रेंगल, अब देखिए यहाँ से ए से स्टार्ट किए थे, ए पी क्यू, तो यहाँ करेंगे बी पी क्यू। सो बी पी क्यू, इन दोनों में क्या मिलेगा? पहली चीज मिलेगी ए पी इजकल टू बी बी, मिलेगा ए पी इजकल टू बी पी। ये गिवन है तो हम लिख देंगे यहाँ पर गिवन है, दिस इज गिवन। सेकेंड मिलेगा ए क्यू इजकल टू बी क्यू, ये भी क्या है? गिवन है। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू इजकल टू बी क्यू गिवन था। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू जो है ना, दोनों में है, ये कॉमन साइड है, तो लिख देंगे पी क्यू इजकल टू पी क्यू, ये कॉमन साइड। ठीक है, मतलब कि अब ये दोनों ट्रायंगल्स एस 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 एस, तो ट्रिपल एस से हो जाएंगे कांग्रुएंट। लिखेंगे बाई एस 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 कांग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए पी क्यू इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू। और इन दोनों को कांग्रुएंट करने के बाद आप कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स मस्ट बी इक्वल। मतलब कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ये जो एंगल है वो इस एंगल से करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। तो इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इट इम्प्लाइज दैट एंगल, इसका नेम होगा ए पी सी, या लिख सकते हैं ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू बाई सिम्प्लिसिटी, राइट। ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए, हमें तो प्रूव करना है कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव करेंगे? 90 डिग्री प्रूव करने का मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यदि ये स्ट्रेट लाइन है ना, बिल्कुल हमें 90 डिग्री इसको दिखाना पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 90 डिग्री है, तभी कहेंगे कि परपेंडिकुलर है। तो हमें तो बस ये मिला कि ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ से, और ये भी मिल जाएगा कि ये दोनों भी इक्वल हैं, तो लिख दीजिए वो भी, एंड कॉमा दे करके, कॉमा दे लिख सकते हैं कि एंगल, इसका नेम हो जाएगा ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू पी।
तो ये दोनों भी इक्वल हैं। और हम चलिए इन दोनों को मान लेते हैं कि ये दोनों x हैं, ये x है तो ये भी x है, और ये y है तो ये भी y है। ठीक है, उसी बात को। और यहाँ रीजन क्या होगा इसका, क्यों ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि CPCT आप जानते ही हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स ये दोनों हो चुके थे, इसीलिए हमने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर दिया। सो सिंपल। अब चलिए अब असली बात पे आते हैं कि कैसे इसका प्रूफ करेंगे। अब हम इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे, किसको, इसको और इसको, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला। या तो इनको कर लीजिए या फिर इनको कर लीजिए, किसी भी दो ट्रायंगल्स को हम कंसिडर करेंगे। तो हम कर लेते हैं ये छोटा वाला और ये छोटा वाला। ठीक है, तो APC में लिखेंगे फिर से यहाँ पर कि नाउ इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल, अब देखिए इस वाले ट्रायंगल को नाम क्या रखेंगे, BPC। तो इन ट्रायंगल APC एंड BPC, अब इन दोनों में ध्यान से समझिएगा, हम इसको करना चाहते हैं कांग्रुएंट। कैसे करेंगे, तो ठीक है, एक साइड ये मिल जाएगा AP इजकल टू PB, AP इजकल टू BP। ठीक है, AP इजकल टू BP मिल गया। अब हमें एक एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, क्योंकि हमने अभी भी प्रूव किया था ऊपर। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, ये वाला APQ। तो एंगल APC ले लेते हैं। देखिए इस एंगल का नाम हम कन्वर्ट कर लेते हैं APC इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम लेगा BPC। और यहाँ पर रीजन का लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं। तो AP इक्वल BP ये गिवन है, दिस वाज गिवन। और यहाँ पर जो APC ये दोनों हमने प्रूव किया था अभी, तो प्रूव्ड अबव, ठीक है। ओके, सो ये दो चीज़ें हमें मिल गई। एक और चीज़ हमें चाहिए, वो कैसे मिलेगी, थोड़ा सा हम फिगर को नीचे रखना चाहते हैं, रुक जाइए, इसको हम, क्योंकि क्वेश्चन लंबा जाने वाला है तो इसको नीचे कर देते हैं ताकि ये दिखता रहे हमें। अब देखिए, अब यहाँ पर हम ये दो चीज़ें मिल गई, अब एक साइड कॉमन मिल जाएगा। देखिए PC इजकल टू PC, दोनों में क्या लिख देंगे, PC इजकल टू PC, और यहाँ रीजन होगा कॉमन साइड। ठीक है, ये होगा कॉमन साइड। ओके, रुक जाइए, थोड़ा सा ये कुछ आया है नोटिफिकेशन, इसको हम हटा देते हैं। ओके, सो यहाँ पर PC इजकल टू PC है, ये कॉमन साइड है। कॉमन साइड है। अब ये यहाँ से क्या मिला हमें, देखिए ये एक साइड मिला था, फिर ये एक एंगल मिला, फिर यहाँ पर एक साइड मिला। तो ऐसे ऐसे करेंगे दोनों को कांग्रुएंट। सो बाई SAS कांग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल, यहाँ पे क्या नाम है, APC, ट्रायंगल APC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC। तो हमने इन दोनों को अब कांग्रुएंट कर लिया है। ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इनके भी इक्वल होंगे। इसका मतलब कि ईच एंगल विल बी इक्वल, राइट। तो इसका मतलब कि ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल थे ही, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, इजंट दैट। सो इन दोनों को भी हम इक्वल बोलेंगे, और इनको हम मान लेते हैं Z और इसको मान लेते हैं Z। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, Z और Z। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट, इसी का नाम लिखेंगे Z का, तो होगा यहाँ पर PAC एंगल PAC इज इक्वल टू PBC एंगल PBC, और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बाय CPCT। सो CPCT, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। एक और बात होगी, ये जो एंगल है ये भी तो करस्पॉन्ड करेगा इस वाले एंगल से, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ये अभी पता नहीं है कि 90 है ना, हमें पता नहीं है अभी, तो इन दोनों को भी 90, इन दोनों को भी मतलब हमें इक्वल करना है। तो इसको मान लेते हैं कि ये है आपका
एक्स वाई जी मान लिए हैं, आर मान लेते हैं इसको, मान लीजिए कि आर है तो ये भी आर होगा, और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से। इट इम्प्लाइज आल्सो, यहाँ पर है कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी, तो ये दोनों बराबर हो गए। और आप इन दोनों को यदि कांग्रुएंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों भी इक्वल होंगे, ऐसा भी मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी हमें तो बस प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। कैसे करेंगे? हाँ, एक और बात मिला हमें ना, यहाँ से एक और बात मिला, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो हमें दिखाना था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एक बात मिल गई यहाँ से। हमने उसको नहीं लिखा यहाँ पर अभी, तो हम उसको लिख लेते हैं। हमें मिला है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये दोनों कांग्रुएंट हो गए, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। आल्सो मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, और ये है, ये भी बाई सिपिसिटी है। तो सीपीसीटी से ए सी इज इक्वल टू बी सी, जो कि ये बता रहा है कि सी इज द मिडिल पॉइंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी नहीं हुआ है प्रूफ, केवल ये प्रूफ हुआ है कि सी इज द मिडिल पॉइंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सो वी हैव प्रूव्ड दैट सी इज द मिडिल पॉइंट, तो सी को हमने मिडिल पॉइंट प्रूव कर दिया, बट 90 इसको कैसे करें, ये सोचना है बस आपको। तो इन दो ट्रायंगल्स को ध्यान से समझिए, कैसे 90 को करेंगे वो हम सोच रहे हैं। तो इन दो ट्रायंगल्स में यदि आप ये आर और आर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आर और आर दोनों बराबर है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180। यहाँ पर ये जो एंगल्स दोनों हैं ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो लिख सकते हैं सिंस एंगल, इसका नाम क्या होगा? ए सी पी, एंगल जो ए सी पी है, एंड एंगल बी सी पी है, एंड एंगल बी सी पी आर लीनियर पेयर एंगल्स, आर लीनियर पेयर एंगल्स। यदि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए? आर प्लस आर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, सॉरी 180 होना चाहिए, 180, राइट। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है। इट इम्प्लाइज दैट 2r इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। इट इम्प्लाइज दैट r की वैल्यू कितना आ जाएगी? 180/2, कटेगा तो कितना आएगा? 90। मतलब कि एंगल R आ गया 90। इट इम्प्लाइज दैट एंगल R का नाम क्या था? देखिए, हम लोगों ने जो टू प्रूव लिखा था उसको देखते हैं ध्यान से। हमने जो टू प्रूव लिखा था, हमें टू प्रूव कहाँ है? यहाँ देखिए, हमें ए सी पी को 90 दिखाना था, तो ए सी पी मैंने ये वाला एंगल 90 दिखाना था, तो हम वहाँ अब दिखा देंगे यहाँ पर। तो लिख देंगे यहाँ पर, यही आर ही 90 है, तो यही आर तो ए सी पी है, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 90। सो हमने इस ट्रायंगल में ऐसा क्या कर दिया? अब हमने ये प्रूव कर दिया। सो नाउ वी हैव proved that this PQ is perpendicular bisector, perpendicular, यहाँ पर डॉट लगाए हम, ठीक है, perpendicular bisector, यहाँ पर लाइट चली गई है, सो ये बंद होने वाला है। सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, हमने ये प्रूव कर लिया। तो इसमें प्रूव करना थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, ये जानना था बिल्कुल कि ये 90 प्रूव करेंगे, सी को दिखाना है कि ये 90 है, ठीक है, और मिडिल पॉइंट भी दिखाना है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी भी दिखाना है, और मिडिल और ये 90 डिग्री भी दिखाना है, जो कि हमने दिखा दिया। आप इसको यदि पहली बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए ज़रूर, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने वो एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है जो अभी हम कर रहे थे 11.1 आर डी शर्मा का, और इसके आगे वाले एक्सरसाइजेज भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।